Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 11th के विश्वास टेस्ट सीरीज में कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं? रिलेशंस एंड फंक्शंस, यानी चैप्टर 2। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम आप लोग करना बिल्कुल मत भूलना, मतलब इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। मोर ओवर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है बच्चों। तो ये रहा बच्चों हमारा टेस्ट नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 मार्कर क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक। तो क्वेश्चन 1 में क्या बोला हुआ है? इफ x प्लस 2y, 3x इज इक्वल टू दिस ऑर्डर्ड पेयर, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। उसके बाद आपको इसकी वैल्यू भी निकालनी है। तो यहां पर हम लोग क्या कंसेप्ट यूज करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज द कंसेप्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं तो क्या होता है बच्चों? दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट कंपोनेंट सेम होते हैं और सेकंड कंपोनेंट भी सेम होते हैं। तो हमारे पास इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट है x प्लस 2y, विच विल बी इक्वल टू -28। फर्स्ट कंपोनेंट हमने इक्वेट कर दिए हैं। अब सेकंड कंपोनेंट की बारी है, यानी 3x इज इक्वल टू y। ठीक है बच्चों, 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब इनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। y की जगह पे आप 3x यहां पर पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। ऑन सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, y की जगह यहां 3x पुट करोगे, आपको मिलेगा x प्लस 2 टाइम्स 3x, दैट इज इक्वल टू 7x, नाउ विच इज इक्वल टू -28। ठीक है, तो यहां से आपको x की वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों? x इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब x मिल गया तो y भी मिल गया। यहां पर देखिए x की जगह -4 पुट करते ही आपको y मिल जाएगा। तो y विल बी 3 टाइम्स x, यानी 3 टाइम्स -4 विच इज -12। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आपके क्वेश्चन में ना इसकी वैल्यू भी पूछी गई है, विच इज -x रेज टू द पावर y अपॉन 3। तो -x यानी माइनस ऑफ -4, तो क्या बनेगा ये? माइनस ऑफ -4। ठीक है, ओके, -x तो हो गया। अब इसकी पावर में है y अपॉन 3, तो y की वैल्यू ये दिख रही है आपको, y अपॉन 3 आ जाएगा -4। देखो ध्यान से, y अपॉन 3 आ जाएगा -4, यानी इसकी पावर में -4। तो ये क्या बनेगा? ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 4 रेज टू द पावर -4। या तो अपना आंसर यहीं पर छोड़ दो, या फिर फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, 1/4 रेज टू द पावर 4। अब 4 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 256 आ जाएगा, यानी 1/256। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। जो सेकंड पार्ट यहां पूछा गया था, फर्स्ट पार्ट में x और y की वैल्यू पूछी गई है। x ये रहा, y ये रहा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 1 हो चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 2 की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला हुआ है? लेट a एंड b बी 2 सेट्स सच दैट n ऑफ a इज 3, यानी सेट a में 3 एलिमेंट हैं, n ऑफ b इज 2, सेट b में 2 एलिमेंट्स हैं। इफ p, 1, q, 2 एंड r, 1 आर इन a क्रॉस b, यानी a क्रॉस b के कुछ पेयर्स आपको दे दिए गए हैं, a क्रॉस b के कुछ एलिमेंट्स आपको दे दिए गए हैं। देन फाइंड द सेट्स a एंड b। तो बेसिकली हम ये जानते हैं a क्रॉस b का डेफिनेशन क्या कहता है। a क्रॉस b में अगर कोई पेयर आएगा x, y, तो इसे पेयर का फर्स्ट एलिमेंट पहले सेट यानी सेट a का होगा, एंड सेकेंड एलिमेंट दूसरे सेट यानी सेट b का होगा। इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करके हम लोग सेट a और सेट b की वैल्यू लिखेंगे। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं a क्रॉस b के, मतलब वी नो दैट p, 1, q, 2 and r, 1, these are some of the elements of a cross b। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि these are some of the elements of a cross b? ध्यान से सुनना,
सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। आउट ऑफ 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आपके पास 3 ऑर्डर्ड पेयर्स दे रखे हैं, यानी कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स दे रखे हैं, कुछ मिसिंग हैं। अब इन सभी का इस्तेमाल करके और इस डेफिनेशन की हेल्प से हम लोग सेट ए और सेट बी की वैल्यू लिखेंगे। तो जैसे कि डेफिनेशन में बताया गया कि हर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वह पहले सेट का होगा और हर पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट यानी सेट बी का होगा। तो यहां पर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है, तो हर पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए का होगा, यानी सेट ए विल हैव p, q, r। और ऐसे ही सेट बी में अगर आप देखेंगे तो हर पेयर का सेकेंड एलिमेंट यानी 1, 2, 1, तो इसको हम डायरेक्टली 1, 2 ही लिख सकते हैं। यहां पर हमने एलिमेंट 1 को रिपीट क्यों नहीं किया, क्योंकि रिपीटिशन को हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं सेट रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है बच्चों, तो आपके क्वेश्चन में सबसे पहले सेट ए और सेट बी की वैल्यू पूछी गई थी। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा गया है, ऑल्सो राइट द सेट ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ए क्रॉस बी में टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, 3 ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है, बचे हुए 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आपको लिखने हैं और उनका सेट बनाना है, सेट ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के बचे हुए एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा, सेट ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स। देखो सेट की बात कर रहा है मतलब करली ब्रैकेट तो लगाना पड़ेगा, सेट ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले देखो p, 1 आपको गिवन है मतलब आप नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे p, 2। यहां से पेयर देखना शुरू कर दो, p, 1 दे रखा है छोड़ देंगे, p, 2 लिखेंगे, q, 1 लिखेंगे, q, 2 दे रखा है छोड़ देंगे, r, 1 दे रखा है छोड़ देंगे, r, 2 लिखेंगे। तो ये जो पेयर्स है ना, दीज आर द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। आपको इन बचे हुए एलिमेंट्स का सेट बनाना है, मतलब इनको करली ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। समझ गए? तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 में क्या बोला हुआ है बच्चों, तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे, लेट f इज इक्वल टू this be a linear function given by fx is equal to ax plus b for some real numbers a and b, determine the values of a and b, hence write the function f of x। यानी एक लीनियर फंक्शन fx है जिसमें f का मतलब क्या है ये दे रखा है, यानी फंक्शन f ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दे रखा है। आपको यहां पर a और b की वैल्यू भी बतानी है और फंक्शन भी लिखना है। देखिए डेफिनेशन के हिसाब से अगर फंक्शन f में इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 3 आएगा। देखो यहां पर ये जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज इनपुट और ये जो सेकंड एलिमेंट है पेयर का ये आउटपुट है। हर पेयर में यही कहानी है, मतलब अगर मैं इनपुट 2 करूंगा तो आउटपुट 4 मिलेगा। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो इनपुट होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो आउटपुट होगा। तो इसी तरीके से अगर मैं यहां पर f of 2 इनपुट करूंगा तो आउटपुट मुझे 4 मिलेगा। ठीक है, इनपुट का मतलब वैल्यू ऑफ x, fx की डेफिनेशन देख लो। तो यहां पर x की जगह पे इस डेफिनेशन के हिसाब से मैं 1 पुट करने वाला हूं, तो ये बनेगा a इंटू 1 प्लस में b, तो यहां से आउटपुट मिल रहा था 3। अगले में आ जाओ, अब इनपुट मुझे 2 करना है, x की जगह हम 2 डालेंगे, यानी a इंटू 2 प्लस में b इज इक्वल टू 4। 2 इक्वेशंस बन चुकी है, इनको सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप एक काम करें, इसे फर्स्ट इक्वेशन इसे सेकंड इक्वेशन बोलो, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा। तो b तो कैंसिल हो जाएगा, 2a माइनस a यानी सिर्फ a बचेगा, 4 माइनस 3 यानी 1। a की वैल्यू आ चुकी है आपके पास। अब b की वैल्यू निकालेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन में आप देखो b विल बी 3 माइनस a यानी 3 माइनस 1 दैट इज 2। a और b की वैल्यू लिखनी थी, a और b की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको फंक्शन भी लिखना है, राइट द फंक्शन। तो फंक्शन f ऑफ x क्या है, इट इज ax प्लस b दे रखा है ना क्वेश्चन में, लीनियर फंक्शन बोला हुआ था। ठीक है, a और b की वैल्यू आपके पास है, इन वैल्यूज को रिप्लेस कर दो। a की जगह 1 यानी 1x और b की जगह 2 यानी ऐसे आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है, ध्यान से देखिए। ठीक है बच्चों, अब जरा अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला हुआ है,
डिफाइन सिग्नम फंक्शन, आपको सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन देनी है, इसका डोमेन और रेंज भी लिखना है और फिर इसका ग्राफ भी स्केच करना है। तो सबसे पहले सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू mod x over x if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 1 0 एंड -1। 1 कब आएगा? जब x पॉजिटिव होगा। 0 कब? जब x 0 होगा। और -1 कब आएगा? जब x नेगेटिव होगा। समझ गए? तो ये तो आपके सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन हो गया बच्चों। अब आपको इसका डोमेन और रेंज भी लिखना है, फिर ग्राफ की बात भी करनी है। तो डोमेन क्या आएगा? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इनपुट में आप 0 डाल सकते हो, पॉजिटिव रियल नंबर डाल सकते हो और नेगेटिव रियल नंबर डाल सकते हो। यानी इसका डोमेन होगा x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक है। और इसका रेंज क्या आएगा, यानी आउटपुट क्या मिलेगा इस फंक्शन का? आउटपुट 0 मिलेगा या 1 मिलेगा या -1 मिलेगा। तो यहां पर रेंज आप लिख सकते हैं -1, 0, 1। तो फंक्शन का डेफिनेशन ये रहा, डोमेन ये रहा, रेंज ये रहा और ग्राफ आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, क्लियर? आगे चलें, क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला हुआ है? एक सेट ए दे रखा है, x such that x is the name of month in a non-leap year। non-leap year का मतलब क्या हुआ? लीप ईयर का मतलब होता है ऐसा ईयर जिसमें फरवरी में 29 डेज होंगे, यानी पूरे साल में टोटल 366 डेज होंगे, 366। और नॉन लीप ईयर का मतलब हुआ फरवरी में 28 डेज होंगे, यानी पूरी साल में 365 डेज होंगे। ठीक है। तो सेट ए ये रहा, सेट बी ये रहा, 28, 29, 30 एंड 31। बेसिकली मंथ में कितने डेज होंगे उसकी बात की गई है। पूरे साल में हर महीने में टोटल कितने कितने दिन हो सकते हैं वो सेट बी में दे रखा है। रिलेशन डिफाइंड कैसे है? रिलेशन आर ए से बी में डिफाइंड है। डेफिनेशन इस तरीके से दी गई है कि रिलेशन में जो पेयर ए कोमा बी आएगा, उस पेयर में पहला एलिमेंट जो होगा वो मंथ को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा एलिमेंट बी जो होगा वो उस मंथ के नंबर ऑफ डेज को रिप्रेजेंट करेगा। पढ़ के देखो, आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए मंथ हैज बी नंबर ऑफ डेज। यानी अगर ए की जगह महीने का नाम जनवरी होगा तो बी की जगह जनवरी में कितने डेज होंगे वो लिखा जाएगा। यानी जनवरी कोमा 31, फरवरी कोमा 28 या 29। सोच के जवाब देना। नॉन लीप ईयर बोला हुआ है, कमेंट करके बताओ मुझे। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन। अब देखो, रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए बोल दिया, तो जो चीज मैं कमेंट करके बताने के लिए बोल रहा था ना, वो मुझे खुद लिखना पड़ेगा। चलिए करते हैं जरा। फिर इसके बाद इसका डोमेन और रेंज भी पूछा हुआ है। तो यहां पर सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं। रोस्टर फॉर्म ऑफ द रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनवरी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, मंथ ऑफ ईयर के नाम शॉर्ट फॉर्म में जैन, यानी जनवरी, और इसमें 31 डेज होंगे। फिर फरवरी, और इसमें 29 डेज होंगे या 28 डेज होंगे, यही तो पूछ रहा था। नॉन लीप ईयर यानी 28 डेज होंगे। फिर इसके बाद मार्च, और इसमें 31 डेज होंगे। फिर आपके पास है अप्रैल, जिसमें 30 डेज होंगे। फिर है मई, इसमें 31 डेज होंगे। फिर आपके पास है जून, इसमें 30 डेज होंगे। फिर है जुलाई, इसमें 31 डेज होंगे। देन वी हैव अगस्त, अगेन 31 डेज। देन वी हैव सितंबर, जिसमें 30 डेज होंगे। देन वी हैव अक्टूबर, जिसमें 31 डेज होंगे। देन वी हैव नवंबर, 30 डेज, एंड देन दिसंबर, जिसमें 31 डेज होंगे। आपके रिलेशन का रोस्टर फॉर्म हम लिख चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके डोमेन और रेंज की बात करनी है। तो जब रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिखा गया होता है तो हर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वही रिलेशन का डोमेन बनता है। हर पेयर का दूसरा एलिमेंट रिलेशन का क्या बनता है? रेंज। ठीक है, तो यहां पर डोमेन क्या आ जाएगा बच्चों? डोमेन ऑफ द रिलेशन। तो बेसिकली आप यहां पर सभी महीनों के नाम लिख सकते हैं, यानी जनवरी, फरवरी,
पूरा लिख के दिखाना पड़ेगा भैया। मार्च, अप्रैल, मई, ये आपका जून, देन वी हैव जुलाई, देन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड देन फाइनली दिसंबर। ठीक है, आप काउंट कर सकते हो, 12 महीने होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 5, 12 मंथ हो चुके हैं। अब रेंज की बात है, तो रेंज कैसे आएगा मैं बता चुका हूं। हर पेयर का सेकेंड एलिमेंट पकड़ लो। तो 28 हमारे पास है, 30 हमारे पास है और 31 है। 29 क्यों नहीं आया कमेंट करके बताना। तो 28, 30 एंड 31। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे हैं मैंने जिनका जवाब आपको मुझे कमेंट करके बताना है। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, अगर इसमें आपसे कोडोमेन पूछा जाता, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन, तो इस रिलेशन का कोडोमेन क्या होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। इसमें एक अल्टरनेटिव भी है, इसमें क्या बोला हुआ है। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, एक रिलेशन है विच इज डिफाइंड फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। डेफिनेशन कैसे है कि रिलेशन में जो पेयर x, y होगा, तो इस पेयर का जो एलिमेंट x है और y है उनमें क्या रिलेशन है। तो ऐसे बताया हुआ है कि x इज रिलेटिवली प्राइम टू y। अब रिलेटिवली प्राइम टू y इसका मतलब क्या है, स्क्रीन पर डेफिनेशन देखो ध्यान से, समझो इसे, क्लास 10th की चीजें हैं ये। क्लियर हुआ? अब चलते हैं जरा अपने क्वेश्चन में आगे। एक्सप्रेस द रिलेशन आर एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। कहने का मतलब यह है कि आपको रोस्टर फॉर्म लिखना है। फिर इसके बाद इसका डोमेन और रेंज भी पूछा हुआ है और एरो डायग्राम की बात भी की गई है। तो सबसे पहले यहां पर रोस्टर फॉर्म की बात ही कर लेते हैं। तो यहां पर एलिमेंट 2 का पेयर हम बनाएंगे 3 के साथ। डेफिनेशन याद आ रही है आपको, रिलेटिव प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन समझ रहे हो। सो 2, 3, फिर इसके बाद आएगा 2, 7, फिर इसके बाद 3 तो नहीं लेंगे, 3, 6 भी नहीं लेंगे, 3, 7, 3, 10। ठीक है, फिर इसके बाद 4, 3, 4, 6 नहीं लेंगे, 4, 7। ठीक है, 4, 10 नहीं लेंगे, 5, 3, 5, 6, देन 5, 7। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपके रिलेशन का रोस्टर फॉर्म आ चुका है। अब इसके बाद इसका डोमेन और रेंज भी देख लेते हैं। तो हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हम देख लेंगे। तो यहां से हमें 2 मिलेगा, फिर से 2, फिर 3 मिलेगा, फिर से 3 नहीं लिखेंगे, फिर 4 है, देन वी हैव 5 एंड दैट्स ऑल। तो यही आपका डोमेन हो जाएगा, 2, 3, 4, 5। ओके, अब रेंज की बात करते हैं। तो रेंज के लिए हर पेयर का सेकेंड एलिमेंट देख लेंगे, यानी 3। ओके, इसके बाद कहीं पर 6 भी है, यस वी हैव टू राइट 6 ऑल्सो। फिर 7 तो है ही, ये रहा 7। ठीक है, और फिर इसके बाद 10। अपार्ट फ्रॉम दीज एलिमेंट्स वी डोंट हैव एनी अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द सेकेंड पोजिशन इन ईच ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है ना, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, 10 है और ये 6 आपको दिख गया होगा। तो ये आपका डोमेन आ गया, रेंज आ गया। कोडोमेन क्या आएगा मुझे कमेंट करके बताना। अभी फिलहाल इसका हम एरो डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो एरो डायग्राम के लिए यहां पर आप एक सेट ए लिख लो। सेट ए वही लिखोगे जो दे रखा है, अपनी मर्जी से नहीं। तो यहां पर भाई इसको 2 कह दो, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद सेट बी। तो सेट बी में क्या है बच्चों, 3, 6, 7, 10। तो ये रहा 3, ये रहा 6, ये रहा 7 और ये रहा 10। ठीक है, अब यहां पर हम रिलेशन देखते हैं किन एलिमेंट्स के बीच में बना हुआ है। सो 2, 3 यानी 2 और 3 के बीच में रिलेशन है। देन वी हैव 2, 7, 2 और 7 के बीच में भी रिलेशन है। फिर 3, 7, 3 और 7 के बीच में भी रिलेशन है। फिर 3, 10 ये रहा। फिर इसके बाद है 4, 3, 4, 7। तो 4, 3 ये रहा बच्चों और 4, 7 ये रहा। ठीक है, फिर इसके बाद है 5, 3, 5, 6, 5, 7। तो 5, 3 ये रहा, 5, 6 ये रहा एंड 5, 7 फाइनली ये रहा। ठीक है,
बात क्लियर हुई सबको? तो ये आपका एरो डायग्राम है रिलेशन आर के लिए डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। दिस इज एरो डायग्राम। तो इस तरीके से 2 मार्कर क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम चलते हैं 3 मार्कर क्वेश्चंस की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है और एफ दे रखा है इस तरीके से डिफाइन करके इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। आर द फॉलोइंग्स ट्रू? आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है, आपको अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है इन ईच केस। तो सबसे पहले पूछा हुआ है फर्स्ट पार्ट में f इज ए रिलेशन फ्रॉम a टू b। तो देख लेते हैं जरा, ये जो f दे रखा है क्या ये a से b में डिफाइंड होने वाला रिलेशन है या नहीं। तो यहां पर अगर आप हर ऑर्डर्ड पेयर को ध्यान से देखोगे तो हर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो सेट a में से आया हुआ है। चेक करो 1 2 3 4 2, सेट a को चेक करिए। तो हर पेयर का पहला एलिमेंट सेट a का है, हर पेयर का दूसरा एलिमेंट सेट b का होना चाहिए 5 9 1 5 11। बिल्कुल ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ये जो f लिखा गया है इट इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। f is a subset of a cross b, therefore f is a relation defined from a to b। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये रहा बच्चों, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, कहने का मतलब हम डिक्लेयर कर सकते हैं दिस इज ट्रू। और उसका रीजन क्या है ऊपर मैंने बता दिया है, एक्सप्लेन भी कर दिया है। एफ में जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं, यानी ए क्रॉस बी का सबसेट होगा एफ। तो बस यही तो रिलेशन की डेफिनेशन होती है। अगर ए से बी में कोई रिलेशन डिफाइंड है तो रिलेशन को ए क्रॉस बी का सबसेट होना होता है। तो दैट्स इट, यानी ए पार्ट सही है। बी पार्ट में आते हैं, क्या बोला हुआ है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो ध्यान से देखना बेटा, यहां पर एक एलिमेंट 2 है which has image as 9 as well as 11। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे this is not true। अब ये ट्रू क्यों नहीं है? Why? Because element 2 has more than one image under f। Note that we can say कि 2,9 ये बिलोंग कर रहा है f से, ये रहा, एंड 2,11 ये भी बिलोंग कर रहा है f से, यानी एलिमेंट 2 के एक से ज्यादा इमेज हैं अंडर f। इसलिए f इज नॉट अ फंक्शन। ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। समझ गए? ओके, तो रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, आपको आंसर करना है, ध्यान से देख लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोला हुआ है, आपके पास f ऑफ x का डेफिनेशन है, यानी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू -1। ये कंडीशन बता रखी है, क्यों बता रखी है कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है, खैर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, f ऑफ x मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है बेटा, एफ ऑफ एक्स गिवन है तो यहां से एफ ऑफ एक्स स्क्वायर हम इजीली लिख सकते हैं। एक्स की जगह पे फंक्शन में एक्स स्क्वायर कर दो तो आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? अब हम क्या करने वाले हैं, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लेंगे और उसको 1 में ऐड करेंगे डिनोमिनेटर के लिए, यानी एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर बनेगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका होल स्क्वायर लेंगे। सो न्यूमरेटर में आप देखो a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में इस वाले टर्म की वैल्यू मैंने लिख ली है, न्यूमरेटर में इस वाले टर्म की वैल्यू मैंने लिख ली है। अब चलते हैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो एफ ऑफ एक्स तो डायरेक्टली गिवन है विच इज 1 माइनस एक्स ओवर
1 प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये रही, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही। तो इसमें न्यूमरेटर में ना कोई फॉर्मूला लग रहा होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, उसे आप अप्लाई करके लिखो। सो यू विल गेट इन न्यूमरेटर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर में तो फिलहाल हम कुछ नहीं करेंगे, तो जैसा है वैसा चलने दो। समझ आया? एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की ये वाली वैल्यू और न्यूमरेटर में कोई फॉर्मूला लग गया है तो मैंने लगा लिया है। अब ये करने से फायदा ये होगा कि ये 1 प्लस एक्स और ये 1 प्लस एक्स कट जाएगा। याद रखना अभी सिर्फ न्यूमरेटर को लिखा है, डिनोमिनेटर में आ जाओ बेटा। तो डिनोमिनेटर में एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है, ये रहा, इसमें 1 को ऐड करना था, याद है? तो ये रहा 1 प्लस, अब इस पूरी वैल्यू को यहां पर कॉपी मारो। सो इट इज 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर में ये 1 प्लस एक्स और ये 1 प्लस एक्स कट रहा है, ये बनेगा 1 माइनस एक्स और ये 1 माइनस एक्स, यानी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो लेट मी राइट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसके नीचे ये वाला बचा हुआ है, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला बचा हुआ है। डिनोमिनेटर में यहां पर एलसीएम ले लो, तो ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज रह जाएगा, इसमें ये वाला ऐड करना है आपको। सो यू विल गेट 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, जिसमें आपको ये वाला ऐड करना है। सो इट इज 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और पूरे के नीचे क्या है बच्चों? ये सेम चीज, यानी 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पर देखो ये वाला 2x और ये वाला 2x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद 1 प्लस 1 यानी 2, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर में आएगा 2 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अच्छा अभी और क्या हो रहा है यहां पर? तो ये है आपका 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे वालों को हम उल्टा करने वाले हैं, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इसे हम 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख दें? फिर से इसकी बात कर रहा हूं, इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं। लिख सकते हैं तो लिख दिया है मैंने। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला यानी 2 प्लस 2x स्क्वायर, जिसमें से 2 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे बचेगा। समझ आया कुछ? ओके, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, दोनों को ना एक ही ब्रैकेट में कर दो, मतलब ऐसे लिखो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर ऐसे कर दो। समझे? नीचे इस 2 को संभाल के रखो, सबसे आगे लिखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों को एक साथ रखोगे ना तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ आया? अब जरा ब्रैकेट के अंदर देखो क्या बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी क्या हुआ? तो इट बिकम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और पूरे का होल स्क्वायर भी है, याद रखना, और नीचे क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और पूरे का होल स्क्वायर भी है, याद रखना, बोला था ना। एक काम करिए, इसे पूरे को कंबाइन कर दो, एक चीज छूट गई है, ये नीचे वाला 2 छूट गया है, इसे 1/2 ऐसे करके लिख दो। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, अब जरा अपने क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इस वाले स्टेप को देखना। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? दिख रही है आपको? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ब्रैकेट में देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है, और इस पूरे का होल स्क्वायर, और बाहर 1/2, यानी ये आपका फाइनली आंसर है 1/2 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो आपको यहां पर इसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया था, ये रहा आपका वैल्यू, पूरा सिंप्लीफाई कर दिया है मैंने। वैसे आप अपना आंसर यहां भी छोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में एक अल्टरनेटिव मिलेगा, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये रहा जी आपका अल्टरनेटिव क्वेश्चन 7 का। आपको यहां पर इस फंक्शन का डोमेन निकालना है और इसे नंबर लाइन पे भी दिखाना है। डोमेन को नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखाना है। एफ एक्स ये दे रखा है, डिनोमिनेटर का केस है और स्क्वायर रूट भी है। तो हम जानते हैं कि यहां पर फंक्शन एफ कब डिफाइंड होगा? दिस फंक्शन एफ इज डिफाइंड इफ, देखो सिर्फ डिनोमिनेटर होता तो मैं कहता डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। सिर्फ स्क्वायर रूट होगा तो हम कहेंगे स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर डिनोमिनेटर होगा तो नॉट इक्वल टू जीरो की कंडीशन, अंडर रूट होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की कंडीशन। यहां तो दोनों समस्याएं हैं,
अंडर रूट भी है और डिनोमिनेटर का केस भी है। तो हम बोलेंगे कि फंक्शन f कब डिफाइंड होगा, जब डिनोमिनेटर वाला मतलब जो रूट के अंदर वाला है वो सिर्फ इस कंडीशन को फॉलो करेगा, यानी इस समय ये जीरो भी नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर है, नेगेटिव वैसे ही नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट को प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना बेटा, तो ओवरऑल कंडीशन यही बचेगी। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो यहां पर आप इसके फैक्टर देखेंगे तो फैक्टर क्या बनेंगे बच्चों, x -7 x + 1। एक बार चेक करिए फैक्टर ठीक है या नहीं, मल्टीप्लाई करके देख लो, x इंटू एक्स यानी x स्क्वायर, 1x - 7x यानी -6x, ठीक है, और -7 फैक्टर तो ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे अगर हम देखेंगे ना, तो नंबर लाइन पे हमें एक पॉइंट यहां से मिलेगा x इक्वल टू -1 और यहां से x इक्वल टू 7, दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख लो, आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये मिला -1 और ये है आपका 7। ठीक है, अब नंबर लाइन 3 हिस्सों में बट चुका है, आप इनमें से 1 बाय 1 एक एक इंटरवल को पकड़िए और इंटरवल में से कोई भी रैंडम वैल्यू उठाकर इन फैक्टर्स में डालकर इस कंडीशन को चेक करेंगे। जहां पर ये कंडीशन ओके हो जाएगी उस इंटरवल को डन कर देंगे। 7 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, मतलब इस इंटरवल की बात हो रही है, ये सब मेंटल वर्क है, रफली कर लो, दिमाग में कर लो। तो 7 से बड़ा कोई सा भी नंबर ले लो, 7.1 ले लो, 8 ले लो, 50 ले लो, कुछ भी ले लो। मैं यहां से 7.1 ले लेता हूं, यहां डालोगे पॉजिटिव आएगा, कैलकुलेशन मत करना, सिर्फ ये देखना है कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। इसमें 7.1 डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, इसमें डालोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव नंबर इंटू पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव ही होगा और आपको पॉजिटिव ही चाहिए, कहने का मतलब यहां पर आपका काम बनेगा। बात समझ आ रही है? इस इंटरवल में से कोई भी नंबर ले लो, जैसे 6 ले लो, 0 ले लो, कुछ भी ले लो। मैं 0 ले लेता हूं, 0 + 1 पॉजिटिव, 0 - 7 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, ये कंडीशन ब्रेक हो रही है, यहां पर काम नहीं बनेगा। मैंने कहा था 6 ले लो, 5 ले लो, 4 ले लो, कोई भी नंबर ले लो। आप 4 लेके देखो, 4 + 1 पॉजिटिव, 4 - 7 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इस कंडीशन को ब्रेक करेगा। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हुआ, नेगेटिव होगा। आपको चाहिए पॉजिटिव, समझ रहे हो? ठीक है, अब इस इंटरवल की बात, यहां से कोई नंबर ले लो, जैसे -2, यहां -2 डालोगे नेगेटिव आएगा, यहां से भी नेगेटिव ही आएगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इस कंडीशन को ओके करेगा, मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना, तो यहां पर आपका काम हो जाएगा। ये 2 इंटरवल्स आपको दिख रहे होंगे, यही आपके डोमेन को बनाने का काम करेंगे। मतलब यहां से आप डोमेन ऑफ द फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। डोमेन क्या बनेगा, x बिलोंगिंग टू -∞ से लेकर -1 तक, और -1 हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां इक्वल वाली कंडीशन नहीं है। वैसे -1 डालोगे ना तो डिनोमिनेटर में 0 वाली समस्या आ जाएगी, चेक करके देख लो, पता चल जाएगा। यूनियन, फिर अगली कंडीशन यहां से बन रही थी ओके वाली, यानी 7 से लेकर +∞ तक, ये आपका डोमेन है बच्चों। क्लियर है? अब आपको इसे नंबर लाइन पे भी दिखाना है, तो फेयर नंबर लाइन बना देता हूं आपके लिए। मतलब ये भी ठीक ही है, लेकिन अब एक फेयर नंबर लाइन बना देते हैं, अच्छा रहेगा। ये रहा -1 और ये रहा आपका 7, तो आपको 7 से बड़ा नंबर लेना है या -1 से छोटा नंबर लेना है। तो नंबर लाइन पे आपका डोमेन हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। क्वेश्चन 7 का अल्टरनेटिव भी कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक केस स्टडी क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए जरा यहां पढ़ते हैं क्या बोला हुआ है। टू मेक हर सेल्फ डिपेंडेंट एंड टू अर्न हर लिविंग, अ कॉलेज स्टूडेंट डिसाइडेड टू सेट अप अ स्मॉल स्केल बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैंड सैनिटाइजर्स। She estimated a fixed cost of this much rupees per month. तो ये fixed cost है बेटा, and a cost of ₹30 per unit to manufacture. ठीक है, ये fixed cost है और ये cost डिपेंड करेगा कितने यूनिट बनाने हैं, मैन्युफैक्चर करने हैं। Based on the above information, answer the following questions. तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, लेट x यूनिट्स ऑफ हैंड सैनिटाइजर्स आर मैन्युफैक्चर्ड पर मंथ, एक महीने में x यूनिट्स ऑफ हैंड सैनिटाइजर बनाने हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट फंक्शन लिखना है बेसिकली आपको यहां पर। तो कॉस्ट फंक्शन को अगर मैं c ऑफ x बोलूं तो यहां पर एक तो आपका ये फिक्स्ड कॉस्ट है पर मंथ, यानी 15,000 रुपए, और उसके बाद
और उसके बाद 30 रुपीज लगेंगे एक यूनिट को बनाने में। तो x यूनिट को बनाने में कितने लगेंगे? 30x। तो टोटल कोस्ट फंक्शन ये रहा, और ये सब रुपीज में आएगा। ये जो कोस्ट फंक्शन आपने लिखा है ये रुपीज में आएगा। आप चाहो तो यहां पर क्लियरली डिक्लेयर कर दो इन रुपीज। ठीक है बच्चों। अब बी पार्ट में क्या है? इफ ईच यूनिट इज सोल्ड फॉर रुपीज 45, यानी हर यूनिट 45 रुपीज का सेल किया जाएगा, देन व्हाट इज द सेलिंग यानी रिवेन्यू फंक्शन क्या होगा, आपसे ये पूछा हुआ है। एक यूनिट 45 रुपीज का बेचोगे तो एक्स यूनिट कितने रुपए का बेचोगे? तो यहां से आपका रिवेन्यू फंक्शन आ जाएगा, आर ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 45x, और ये भी रुपीज में ही होगा। ठीक है बेटा। सी पार्ट में क्या है? हाउ मैनी यूनिट्स शुड बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड, कितने यूनिट्स बनाने हैं और बेचने हैं फॉर ब्रेक इवन। अब ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है बता रखा है क्वेश्चन में, वैसे पता होना चाहिए। क्या मतलब है? अ कंडीशन फॉर नो प्रॉफिट एंड नो लॉस सिचुएशन, यानी जब प्रॉफिट भी नहीं है लॉस भी नहीं है। मतलब प्रॉफिट क्या होगा सोचो, यानी प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट जीरो होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ आया? तो इसे बोलते हैं ब्रेक इवन कंडीशन। तो बेसिकली यहां पर आपसे पूछा गया है कि x की वैल्यू बताओ, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बनेंगे और बेचे जाएंगे ताकि प्रॉफिट जीरो आ जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो बेसिकली यहां से हम सी पार्ट के लिए क्या करेंगे बेटा? p ऑफ x कैसे लिखेंगे? p ऑफ x आएगा रिवेन्यू फंक्शन माइनस कोस्ट फंक्शन, रिवेन्यू फंक्शन माइनस कोस्ट फंक्शन। तो रिवेन्यू फंक्शन ये रहा, कोस्ट फंक्शन ये रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो 45x में से ये पूरा सब्ट्रैक्ट करोगे आप, माइनस 15,000 प्लस 30x। सो ब्रैकेट ओपन करोगे तो 45x माइनस 30x, यानी ये बन जाएगा 15x माइनस 15,000। ये तो प्रॉफिट फंक्शन है। आपको ये बताना है कि x की किस वैल्यू के लिए ये प्रॉफिट फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो फॉर ब्रेक इवन, तो ब्रेक इवन कंडीशन के लिए हम p ऑफ x को जीरो के इक्वल रखने वाले हैं। इसे पूरे को जीरो के इक्वल रख दो, यानी 15x माइनस 15,000 इक्वल टू जीरो। यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। 15,000 अपॉन 15 क्या आया? 1000, यानी इतने यूनिट्स आपको बनाकर सेल आउट करने होंगे अगर आपको ब्रेक इवन अचीव करना है, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर? डी पार्ट में क्या पूछा है बच्चों? What is the monthly cost borne by the student if the student decided to manufacture 1500 units in a month? यानी आपको कोस्ट की बात करनी है, C ऑफ x निकालना है जब x की जगह पे 1500 यूनिट मैन्युफैक्चर होंगे। x का मतलब था नंबर ऑफ यूनिट्स, तो x की जगह पे 1500 डाल दो, कोस्ट फंक्शन की वैल्यू बतानी है आपको। तो ये रहा आपका A पार्ट जिसमें आपको x की जगह पे 1500 डालना है। तो 30x था ना, तो यहां पर 1500 डाल दो। अब इसे कैलकुलेट करके आपका आंसर रुपीज में आएगा, और क्या आएगा ये आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हो। ठीक है ना? चलिए ये काम आपके लिए छोड़ दिया है मैंने। इसे पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस वाले पार्ट का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 मार्कर क्वेश्चंस लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर आपको फंक्शन f दे रखा है इस तरीके से, और बताया हुआ है कि ये r इंटू आर में डिफाइंड है। आपको इसका रेंज लिखना है, फंक्शन का रेंज लिखना है। तो सबसे पहले यहां पर फंक्शन को हम नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं, f ऑफ x, यानी इनपुट x होगा तो आउटपुट ये आएगा। ये सेकंड वाला जो कंपोनेंट है ना पेयर का, विच इज x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो इसे y भी एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, सो क्लियरली दिस डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो इसलिए इस फंक्शन का डोमेन तो रियल नंबर ही होगा। ठीक है, डोमेन तो निकाल लिया हमने। अब सभी वैल्यूज ऑफ रियल नंबर के लिए, यानी अगर x रियल नंबर है तो y क्या होगा आपको यह पता करना है, यही इस फंक्शन का रेंज होगा। रेंज का मतलब यही होता है। ठीक है ना? इनपुट जब हम फंक्शन में करेंगे x की जगह पे, इनपुट कहां से करेंगे? डोमेन में से। ठीक है, तो डोमेन क्या है? रियल नंबर। तो जब सभी रियल नंबर्स को अपने फंक्शन में डालोगे तो y का क्या आंसर आने वाला है? आंसर के कलेक्शन को ही आप रेंज बोलते हैं फंक्शन का।
तो चलिए यहां पर अपना काम शुरू करते हैं। वी हैव y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। समझे, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स आएगा, x को मैं लेफ्ट हैंड में शिफ्ट कर चुका हूं तो वहां पर 0 बचेगा। अब ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल x। आप कंपेयर करो ना इसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। इसके साथ कंपेयर करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x, जिसमें a b और c की वैल्यू क्या है, तो a है आपका y, b है आपका -1 और c है आपका y। समझ गए। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रियल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है बेटा, क्या कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट के लिए, तो हम यहां पर बोलेंगे फॉर x बिलोंगिंग टू r। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स की वैल्यू मतलब x की वैल्यूज क्या हैं, तो रियल हैं। तो अगर रूट्स रियल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ गए, क्लियर। अब डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो कहते हो आप लोग डिस्क्रिमिनेंट के लिए, क्लास 10th की चीजें हैं ये। तो यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बताओ क्या बनेगा, यानी -1 का स्क्वायर -4 y इंटू वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली आपको देगा 1 - 4y स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से फैक्टर बनेंगे 1 - 2y इंटू 1 + 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब जरा नंबर लाइन बना लेते हैं और देखते हैं कहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, चलिए तो ये आपका नंबर लाइन हो गया बेटा। यहां से पॉइंट आएगा हाफ, यहां से पॉइंट आएगा -½ तो -½ और ये हाफ। ठीक है, हाफ से बड़ा कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे कि 0.6, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ का मतलब 0.5 होता है। तो इस इंटरवल में से कोई भी नंबर लेना है आपको, आप 0.6 ले लो या 1 ले लो, चलो 1 ले लेते हैं। यहां डालो पॉजिटिव आ रहा है, यहां डालो नेगेटिव आएगा, 0.6 डाल के भी देख लो नेगेटिव आएगा। ये वाला ब्रैकेट नेगेटिव, ये वाला ब्रैकेट पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आया, नेगेटिव आया ना, कंडीशन ब्रेक हो गई। तो यहां नेगेटिव आ रहा है, कंडीशन ब्रेक। ठीक है, इसमें से कोई नंबर ले लो, जैसे कि 0 डालो, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा, कंडीशन ओके है। मतलब यहां पर तो कंडीशन ओके लग रही है। मैंने 0 पुट किया था, आपका मन करे 0.4 डाल के देख लो, 0.4 डालो पॉजिटिव आएगा, डालो यहां पर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव अगेन पॉजिटिव। समझ रहे हो। यहां पर आ जाओ, इस वाले इंटरवल में से ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, यहां डालोगे नेगेटिव आएगा, यहां डालोगे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब नेगेटिव, कंडीशन ब्रेक हो रही है। तो बेसिकली आपका काम इस वाले इंटरवल में बनेगा। तो यहां पर रेंज क्या आएगा, y के ऊपर जो इंटरवल बन गया, और क्या इंटरवल बना बच्चों कि y -½ से लेकर +½ के बीच में होगा। इसे आप इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हो, विच विल बी रिटन लाइक दिस। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन का रेंज ये रहा। ध्यान से सॉल्यूशन को देखिए और समझिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख रहे हैं एक अल्टरनेटिव भी दे रखा है, और यहां पर आपको डोमेन लिखना है इस फंक्शन का। ये जो फंक्शन है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ में है, आपको दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में दे रखा है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। डिनोमिनेटर की कंडीशन है और स्क्वायर रूट भी है। तो हम जानते हैं यहां पर हियर f इज डिफाइंड, द फंक्शन f इज डिफाइंड ओनली when this is positive। 0 होगा नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर है, और नेगेटिव स्क्वायर रूट को प्रॉब्लम दे देगा, तो सिर्फ यही कंडीशन बचेगी। यहां पर अगर आप इसके फैक्टर बनाएंगे ना बच्चों,
तो इसके फैक्टर बनेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -4 और यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस में 2। एक बार ध्यान से देखो, ये नॉर्मल x नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, समझ गए। तो यहां पर ये फैक्टर आपके पास आ चुके हैं। अब हमें यहां पर ना x की बात तो करनी है क्योंकि डोमेन लिखना है, बट सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की बात करनी पड़ेगी। तो यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के लिए अगर आप कंडीशन देखोगे तो एक कंडीशन यहां से आएगी -2। कहने का मतलब देखो, इस पूरे को 0 के इक्वल रख दो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 0 के इक्वल रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपको -2 दे रहा है, समझ गए। ऐसे यहां से आपको 4 मिलेगा। अब नंबर लाइन तो ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। यहां से x की वैल्यू लेनी है, यहां से x की वैल्यू लेनी है और यहां से x की वैल्यू लेनी है, जिन्हें हम यहां पर अगर डालेंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं ये हमें देखना पड़ेगा। कंडीशन ये वाली कि पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब समझना ध्यान से, अगर आप 4 डालोगे, 4 तो 4 यहां डालोगे ना तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 तो 4 ही होता है ना, तो 4 - 4 0 इंटू एनीथिंग इज 0, कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। बट मजे की बात यह है कि अगर आप x की वैल्यू इस इंटरवल में से कुछ भी लोगे, यानी x 4 या 4 से बड़ा लोगे बट 5 से छोटा लोगे, तो इस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 4 होगा, यानी इस पूरे इंटरवल में ये पूरा ब्रैकेट आपको 0 देगा और ये कंडीशन टूट जाएगी। मतलब ये हुआ कि अगला इंटीजर जो कि 5 है, तो मैं 5 ले सकता हूं या 5 से बड़ा नंबर ले सकता हूं। चलो इसको भी देख लेते हैं, जरा 5 डाल के यहां देखो तो 5 आएगा, 5 - 4 यानी पॉजिटिव नंबर 1 आया ना। यहां डालो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो पॉजिटिव है। मतलब अगर मैंने 5 लिया या 5 से बड़ा नंबर लिया तब तो बात बन रही है बच्चों, समझे। यहां पर बात नहीं बन रही थी अगर आपको ध्यान हो तो। अब जरा इस बीच में कोई भी नंबर लेकर देख लो आप, जैसे कि 3 ले लो तो 3 + 2 पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर देखो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही रहेगा, -4 यानी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, कंडीशन ब्रेक हो गई। यानी यहां से अगर हम 3 लेंगे, अगर 2 लेंगे, 1 लेंगे तो प्रॉब्लम आएंगी। -1 डाल के देख लो, -1 डालोगे ये -1 ही रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 - 1 यानी पॉजिटिव। यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, फिर से कंडीशन ब्रेक हुई। कुछ समझ आया? कहने का मतलब आप इस इंटरवल में -1 तक चेक कर चुके हो, -1 से लेकर 4 के बीच तक सब चेक कर चुके हो, इनफैक्ट 5 तक चेक कर चुके हो, 5 से छोटा नंबर, ठीक है। अब जरा तुम -3.2 डाल के देखो, -3.2 यानी माइनस का 1.5, तो -3.2 यहां डालोगे ना तो -2 आएगा। इसमें डाल के देखो तो -2 -4 यानी -6, नेगेटिव नंबर है। यहां डालना जरा -3.2 क्या आएगा, -3.2 डालोगे तो -2 आएगा, -2 + 2 0 हो गया, एनीथिंग इंटू 0 मतलब 0, कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, समझ गए। मतलब -1 और -2 के बीच का नंबर भी नहीं लेना, बात समझ आई। अच्छा, क्या -2 ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, -2 डालोगे तो भी प्रॉब्लम होगी, चेक करके देख लो। तो दैट मीन्स -2 भी नहीं ले सकते। -2 से छोटा नंबर ले सकते हैं क्या? चेक करके देखो, -2 से छोटा नंबर, जैसे माइनस का 2.1 ले लो, माइनस का 2.1 यहां डालो, क्या मिला, -3 मिलेगा, -3 और ये प्लस का 2 यानी -1 नेगेटिव नंबर। यहां डालना -2.1 डालो, -3 मिलेगा, -3 -4 यानी -7, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बना, पॉजिटिव, बात खत्म, डन, समझे। यानी यहां पर हमारी बात बन जाएगी। तो आप देखिए कहां पर पॉजिटिव कंडीशन वाली बात सेटिस्फाई हुई है, पॉजिटिव कंडीशन वाली बात कहां सेटिस्फाई हुई है। तो यहां पर आप लोग अपने फंक्शन का डोमेन क्या डिक्लेयर करोगे बच्चों। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी x बिलोंगिंग टू -∞ से लेकर -2 यूनियन 5 के इक्वल भी है, तो 5 से लेकर इंफिनिटी तक ये क्लोज इंटरवल है 5 के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो ये फाइनली आपका आंसर है। क्या क्या चीजें डिस्कस हुई हैं यहां पर, अगर आपको याद हो तो बढ़िया, वरना लेक्चर फिर से देख लो, हमने एक एक पॉइंट को कैसे चेक किया था, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। हमें यहां पर इस फंक्शन को रीडिफाइन करना है इस कंडीशन के हिसाब से, इस इंटरवल में, और इसका ग्राफ भी बनाना है। तो सबसे पहले यहां पर मॉडुलस फंक्शन है, तो इनके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे बच्चों,
तो आपके पास है एक तो मॉड x माइनस टू और एक है मॉड ऑफ x प्लस टू। मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी है, यानी जैसे यहाँ x प्लस टू है और यहाँ x माइनस टू है, इनको ना जीरो के इक्वल रख दो, यानी x प्लस टू को जीरो के इक्वल रखो और यहाँ से x माइनस टू को जीरो के इक्वल रखो। तो आपको x की वैल्यू क्या दिखेगी बेटा, एक तो 2 आती हुई दिखेगी और एक माइनस टू, यहाँ से माइनस टू और यहाँ से 2। ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को बनाने में, ये आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, और रीडिफाइन करने में भी हेल्प करेंगे। कॉर्नर पॉइंट नाम याद रखना। अब चलते हैं जरा अपने फंक्शन में। तो हमें कॉर्नर पॉइंट को याद रखना है, 2 एंड माइनस टू आया था। नंबर लाइन बना रहा हूं बच्चों, -2 और 2, ये तो हमें मिला था। हमारे पास इंटरवल है -3 से लेकर 4 तक, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका नंबर लाइन है, ये रफ नंबर लाइन है, आप इसको फेयर बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इस नंबर लाइन के हिसाब से मॉडुलस फंक्शन को यहां पर ओपन करेंगे, मॉड को हटाएंगे। तो हम कैसे कंडीशन लेंगे बेटा, ध्यान से देखना, f ऑफ x। तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें इंटरवल ये वाला लेना चाहिए, यानी -∞ से -3 के बीच में, और ये वाला इंटरवल भी लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये कंडीशन है, इसलिए हम -3 से छोटा एंड 4 से बड़ा ये वाला इंटरवल नहीं लेंगे। हम डायरेक्टली चलेंगे -3 से -2 वाला इंटरवल पहला, दूसरा इंटरवल होगा -2 से 2, ठीक है, और तीसरा इंटरवल होगा 2 से 4। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं -3 से -2 वाला इंटरवल। अब सबसे पहले हम लोग इस इंटरवल में से कोई भी एक रियल नंबर ले लेंगे, जैसे x की जगह माइनस का 2.5 ले लिया, ठीक है। इस नंबर को मॉडुलस फंक्शन के अंदर पुट करके ये बताइए कि मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। मॉड के अंदर जैसे यहां पर x की जगह ये नंबर पुट करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहां डालो मॉड के अंदर -2.5, x की जगह डालो तो -2.5 + 2 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना, याद रखना, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो बेसिकली मॉड के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो हम लोग क्या करते हैं, याद करिए, मॉड ऑफ x की डेफिनेशन क्या होती है, हम ऐसे लिखते हैं ना कि मॉड के अंदर अगर नेगेटिव है तो मॉड के साइन को हटाकर बाहर नेगेटिव लगाते हैं, समझे। मॉड के अंदर वाला अगर पॉजिटिव है तो मॉड के साइन को हटाकर हम डायरेक्टली मॉड के अंदर वाला ही लिख देते हैं। मॉड के अंदर वाला नेगेटिव तो मॉड के साइन को हटाओ, -1 से मल्टीप्लाई करो। मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव, मॉड के साइन को नॉर्मली हटा दो, ठीक है। तो फिलहाल हमें मॉड के अंदर नेगेटिव मिला है इस कंडीशन में, इस इंटरवल में -3 से -2 के बीच में। तो दोनों मॉडुलस को हम इजीली हटा देंगे और बाहर एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा। यहां पर प्लस पहले से ही है, यानी -(x + 2) हो जाएगा। ये इंटरवल क्या चल रहा है बच्चों, ये इंटरवल है कि x की वैल्यू -3 से लेकर -2 के बीच में। अगला इंटरवल हम लेंगे x की वैल्यू -2 से लेकर 2 के बीच में, यानी ये वाला इंटरवल। यहां से भी x की कोई रैंडम वैल्यू ले लो, -1 ले लो, 1 ले लो, 0 ले लो। 0 अच्छा रहेगा ना, सस्ता नंबर है, कैलकुलेशन में हेल्प कराएगा, तो 0 को ले लो। यहां डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, मॉड के अंदर पॉजिटिव आएगा। मॉड में पॉजिटिव आता है तो मॉड को नॉर्मली हटा देते हैं, और इसमें डालोगे तो नेगेटिव आएगा। मॉड के अंदर नेगेटिव आएगा तो मॉड को हटा के बाहर -1 सप्लाई कर देते हैं बेटा। तो इसमें आएगा -(x - 2) और ये बनेगा +(x + 2). कैलकुलेशन अगले स्टेप में कर लेंगे। अब लास्ट वाला ये वाला इंटरवल है, तो x की जगह यहां पर 3 ले लो, 2.1 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि इंटीजर ही लेना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने बोला 2 से लेकर 4 तक। तो आप 3 यहां डालोगे पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव आएगा, तो मॉड को हम नॉर्मली हटा सकते हैं। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो फाइनली आपका फंक्शन रीडिफाइन होकर क्या बनेगा, ब्रैकेट ओपन करिए, तो ये प्लस का 2 होगा और ये -2 कैंसिल हो गया, -(x) यानी -2x। यहां पर -x और ये +x कटेगा और ये +2 + 2 यानी 4 आएगा। यहां पर आपका प्लस का 2x आएगा। इसमें कंडीशन है बेटा -3 से लेकर -2 तक, इसमें कंडीशन है -2 से लेकर 2 तक, और इसमें कंडीशन है 2 से लेकर 4 तक, ठीक है। ये तो रीडिफाइन हो गया है। अब इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ दिखाता हूं आपको। तो ये रहा आपका ग्राफ, स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या किया है, हमने इस फंक्शन f(x) को y मान लिया है। y =
-2x इस कंडीशन में, y इज इक्वल टू 4 इस कंडीशन में, y इज इक्वल टू 2x इस कंडीशन में। तो तीन अलग अलग कंडीशन में हमने fx को y मानकर अपना ग्राफ बनाया है। ग्राफ आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है बच्चों, विद दैट वी आर नाउ गोइंग टू वाइंड अप द क्लास फॉर नाउ, बट बिफोर दैट इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। मोर ओवर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।